Good morning students. Welcome to SJRE online class. Subject हिंदी लैंग्वेज लेसन 2 वर्ड विचार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 2 वर्ड विचार को समझाऊंगी। सबसे पहले अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे दिव्या ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य के विभिन्न शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार है। दिव्या द प्लस ई प्लस वा प्लस या प्लस आ। ने ना प्लस ए, ना और ए दो वर्ण मिलकर शब्द बना आपका ने। पुस्तक पा प्लस ओ प्लस शा प्लस ता प्लस आ प्लस का प्लस आ। इन 7 वर्णों के योग से शब्द बना आपका पुस्तक। इसके बाद पढ़ी शब्द आता है तो पा प्लस आ प्लस ड़ा प्लस ई 4 वर्णों का योग से शब्द बना पढ़ी। भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला 2 शब्दों के योग से बना है, वर्ण तथा माला। वर्ण आपके शब्द, माला एक लड़ी अर्थात वर्णों की लड़ी या पंक्तियां। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है अर्थात जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए। आ ई उ आदि स्वर हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है अर्थात जिन स्वरों की मात्रा एक होती है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री आदि। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है अर्थात जिनकी बड़ी मात्रा होती है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। प्लुत स्वर। इस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है इसलिए इसके आगे 3 का अंक लगाते हैं। इस स्वर का प्रयोग ओम शब्द में देखने को मिलता है। ओम में ओ प्लुत स्वर है। कैसे? जब हम ओम स्वर का उच्चारण करते हैं तो ओ जो शब्द है उसको हम तीव्र बोलते हैं, तेज बोलते हैं और काफी टाइम अर्थात 3 गुना समय उसे उच्चारण करने में लगता है इसलिए ये प्लुत स्वर हुआ। अयोगवाह। ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन। इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी स्वर के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से इनको अंग, अंग, आहा लिखते हैं। अनुस्वार। अंग की एक बिंदी। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है जैसे मंगल, बंदर, बंधन आदि। विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप 2 बिंदु के रूप में होता है जैसे अतः, दुख आदि। हलन। स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग कर
करने पर उसके नीचे एक तिरछी रेखा जो हलंत का सूचक है लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है, जैसे चिन्ह। बच्चों मैं इसे पुनः दोहराऊंगी कि वर्ण क्या है। वर्ण अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है और शब्द का निर्माण वर्ण से होता है। जैसे दिव्या ने पुस्तक पढ़ी। किसने? दिव्या ने पुस्तक पढ़ी। ये एक वाक्य हो गया। इस वाक्य के विभिन्न शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार है। दिव्या द प्लस ई प्लस वा प्लस या प्लस आ, इन पांचों वर्ण के योग से शब्द आपका बना दिव्या। इसके बाद ने, ना प्लस ए, हलंत लगने से उस जो शब्द लिखा उसका स्वर अलग हो जाता है, तो इनके योग से शब्द बना ने। इसके बाद शब्द है पुस्तक। पा हलंत प्लस उ, पा में हलंत लगने से उ की जो स्वर है वो अलग हुआ, प्लस शा हलंत, सा में हलंत लगने से सा से आ की ध्वनि अलग हुई, सा का अर्ध हुआ मतलब आधा हुआ, प्लस ता हलंत आ प्लस का हलंत आ। इन सातों वर्णों के योग से शब्द बना आपका पुस्तक। इसके बाद शब्द है पढ़ी। पढ़ी शब्द में आपके प हलंत प्लस आ प्लस ड़ा प्लस ई, पा में हलंत लगने से आपकी पा की आ की ध्वनि अलग हुई, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं पा तो पा के साथ आ की ध्वनि का उच्चारण होता है, तो हलंत लगने से आ की ध्वनि अलग हुई। अर्थात इन चारों वर्ण के योग से क्या शब्द बना हमारा? पढ़ी। अब बच्चों इसकी परिभाषा। भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, माला का अर्थ होता है लड़ी, अर्थात वर्णों की लड़ी या पंक्तियां वर्णमाला कहलाती हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात जिनके बोलने में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ आदि स्वर हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा एक होती है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी बड़ी मात्रा होती है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर इस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसके आगे 3 का अंक लगाते हैं। इस स्वर का प्रयोग ओम शब्द में देखने को मिलता है। जैसे ओम शब्द में ओ जो है वह प्लुत स्वर है। जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, इसलिए वो प्लुत स्वर हुआ। अयोगोभाव ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है। इसी कारण इनको अंग, अंग, आहा लिखते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार में एक बिंदु,
अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे मंगल, बंधन आदि। अनुनासिक चंद्रबिंदु। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे हंसना, आंख आदि। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग की दो बिंदु होती हैं। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ हा की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप दो बिंदु के रूप में होता है, जैसे अतः, दुख आदि। हलंत। स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर उसके नीचे एक तिरछी रेखा, जो हलंत का चिन्ह सूचक है, लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है, जैसे चिन्ह। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain you in English Literature second chapter, which is titled as A Lesson That Lasted a Lifetime. Okay, so be ready. Open your book, page number 16. Chapter number 2 and try to understand seriously. You have to write down meanings of difficult words by pencil in your book. Okay? Students, the title A Lesson That Lasted a Lifetime. Lesson means message, teaching. Lesson means message, teaching. एक शिक्षा. That lasted means remain, lifetime, जीवन पर्यंत, throughout one's life. एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी सीख जो हमारे जीवन भर काम आती है, साथ रहती है. Let us start. Students, why do you think it is said that people always remember? Students, ऐसा क्यों आप सोचते हैं that people always remember? People always remember. लोग हमेशा याद रखते हैं. People always keep it in their memory. किसके बारे में? School teachers. Friends, it is said that people always remember their school teachers, their Guruji. Why? Think any two reasons. Talk to your partner about one important thing. अपने पार्टनर से एक one important thing के बारे में बात करिए. You have learned from any teacher at primary school. Suppose you went to school at primary level and your teacher was very good. She taught you friendly. So talk about her to your friend and share your experience with him. The title says A Lesson That Lasted Lifetime. Okay. Now, in this chapter, during World War II, this begins from here. During World War II, the government of England had introduced the system of rationing. Students, Second World War के टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? इंट्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स लॉन्च्ड सिस्टम ऑफ राशनिंग. राशन प्रक्रिया, राशन बनाने की प्रक्रिया लॉन्च की थी. ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक मीन्स शॉर्टेज, वांटेज रिसोर्सेस, देयर वर नॉट सफिशिएंट रिसोर्सेस इन इंग्लैंड. There was shortage of resources, that means shortage of food grains. That's why ration were made for the people to provide them food grains and other eatables. This was also done in order to conserve what a person or family already had.
सुरक्षित किया जा सके व्हाट अ पर्सन और फैमिली ऑलरेडी है, जो कुछ एक पर्सन या फैमिली के पास पहले से था उसको कंजर्व करने के लिए। ओके, लेट अस स्टार्ट इट। फर्स्ट पैराग्राफ। Here the experience of young girl. In this lesson, experience of young girl during World War II are reflected. यानी इस लेसन में एक छोटी सी लड़की है, उसका वर्ल्ड वार के समय क्या एक्सपीरियंस रहता है उसका डिस्क्रिप्शन है। लेट अस रीड इट। ग्रोइंग अप इन मैनचेस्टर, England during World War II. Growing up means बड़े होकर के। Developing, Manchester is a city of England. During World War II, Second World War के टाइम में, when there was Second World War, in Manchester, a city of England. तो मीट टाइम्स वर टफ एंड मनी। उस समय टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड एंड मनी वॉज शॉर्ट फॉर मेनी फैमिलीज। दैट मीन्स देयर वॉज नॉट सफिशिएंट ऑफ मनी टू मेनी families. They were shortage of money. They were shortage of food grains. They were not having sufficient amount of money or food grains or eatables. They were facing a very difficult time. They were facing a very tough time during the World War of II, including mine. Even the writer, that means narrator, that is young girl, was also having a tough or critical time. Yet my parents, फिर भी उस यंग गर्ल के पेरेंट्स हेल्ड आवर फैमिली। उन पेरेंट्स ने, यानी यंग गर्ल की जो पेरेंट्स थे, उन्होंने हेल्ड मीन्स केप्ट यूनाइटेड, संभाला था, संभाल के रखा था, टुगेदर, एक साथ, मतलब एक साथ एकता में बांधे रखा, विद हार्ड वर्क, यानी हार्ड लेबर। लड़की कहती है, हियर यंग गर्ल सेज दैट ऑल्दो इट वाज वेरी क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इवन इन दैट क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ हिज पेरेंट्स केप्ट यूनाइटेड हिज फैमिली मेंबर्स टुगेदर बाय हार्ड वर्क। Dignity, that means self-respect, and bucket loads of cheer. Bucket loads of cheer means lots of happiness. That means they provided a lots of happiness to the family members. Okay. Now, my dad was never sort of carpentry. Here, young girl is saying. यहाँ छोटी लड़की कहती है कि उसके डैड, उसके फादर वाज नेवर सॉर्ट ऑफ कारपेंट्री। दैट मीन्स सॉर्ट ऑफ कारपेंट्री, देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क ऑफ कारपेंट्री, दैट मीन्स मेकिंग ऑफ फर्नीचर, वुडन वर्क। दे हैड नो शॉर्टेज ऑफ दिस वर्क। एंड हैंडीमैन वर्क, यू नो, हैंडीमैन वर्क मीन्स a handyman is a man who earns money by doing small jobs for people such as making and repairing things in their houses. These are the handymen who earn a lot of money, who earn money by doing some small jobs for people such as making and repairing things in their houses. घर पे जा करके छोटे मोटे रिपेयरिंग जॉब्स वगैरह करके पैसे कमाते हैं। तो उसके फादर के पास कारपेंट्री का और छोटे मोटे बहुत सारे काम थे, उसकी शॉर्टेज नहीं थी यद्यपि। एंड मम वाज थ्रिफ्टी। मम, दैट मीन्स हिज मदर। यंग गर्ल की जो मदर थी वाज थ्रिफ्टी एंड मेथोडिकली। स्टूडेंट्स, थ्रिफ्टी मीन्स यूजिंग मनी केयरफुली। दैट मीन्स ही वाज नॉट केयरलेस while using the money. He was very careful
for using money. He didn't spend, she didn't spend the money carelessly. वो मनी को केयरलेसली स्पेंड नहीं करती थी, बट जुडिशियली यूज करती थी. As she was a very practical man, methodically means in an orderly manner. She was very practical in this way. Clean and her 5 children, उसके 5 चिल्ड्रन भी थे, were always sent to school, यानी वो अपने 5 बच्चों को स्कूल भी भेजते थे. Well fed, that means they were given sufficient food to eat. प्रॉपर अमाउंट में उनको खाने पीने को भी मिलता था. एंड स्क्रब्ड एंड ड्रेस्ड स्पॉटलेसली, इन बच्चों को स्क्रब्ड मीन्स रब, हार्ड टू क्लीन समथिंग, किसी चीज को बहुत रगड़ करके साफ करना, मतलब उनके शूज साफ होते थे, क्लोथ्स क्लीन होते थे, दे वर क्लीन्ड थॉरली. ओके. And spotlessly, dressed spotlessly, that means there were no spots. Their dresses were not looking untidy. Their dresses were not dirty. They were looking tidy. That means clean लगती थी ना. Okay, they were clean, not dirty. Despite the trying conditions, मतलब बहुत कोशिश करने के बावजूद ऐसा होता था कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर्ली फीड करते थे. Their clothes were properly cleaned. They were not tidy. Okay, they were looking clean. The trouble was, although my clothes, फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी यंग गर्ल को. किस बात को लेकर के? क्लोथ्स को लेकर के. वर आयरन, माई क्लोथ्स वर आयरन टू अ नाइफ एज, उसके कपड़े क्या होते थे? आयरन टू अ नाइफ एज. आयरन टू अ नाइफ एज मीन्स एक्सट्रीमली वेल आयरन, मतलब बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली आयरन किया जाता था. ट्रबल वाज माई क्लोथ्स, यंग गर्ल सेइंग दैट ऑल्दो देयर वाज अ ट्रबल, हर क्लोथ्स वर प्रॉपर्ली आयरन एंड शूज वर पॉलिश्ड and clean. They were shiny because of polishing properly. Not every item was part of the standard school uniform, but problem क्या थी कि सारे स्कूल यूनिफॉर्म के आइटम प्रॉपर स्टैंडर्ड में नहीं होते थे, कोई ना कोई उसमें कमी होती थी. That means here young girl says that his clothes were properly ironed. They were clean. Her shoes were also well polished. They were shining. But there was one or other shortage, defect. कोई ना कोई कमी रह जाती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती थी. Okay? And while mom had said to obtain most of the uniform, जब उसकी मदर, यंग गर्ल की मदर had said to obtain, काफी पर्याप्त रूप में सेविंग कर लेती थी. to obtain most of the uniform, यानी यूनिफॉर्म की सारी चीजें जब परचेज करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा हो जाता था. when her mother saved sufficient amount of money so that she could purchase the complete uniform, although it was incomplete uniform, but when she saved sufficient amount of money to purchase the complete uniform, तो क्या होता था? I still didn't have prescribed blue blazer. कंप्लीट यूनिफॉर्म हो जाती तो भी उसके पास जो स्कूल की तरफ से प्रिस्क्राइब किया जाता था, सजेस्ट किया जाता था, ब्लू कलर का ब्लेजर नहीं होता था. दैट मीन्स द नरेटर वाज नॉट एबल टू हैव ब्लू कलर्ड ब्लेजर ऑफ स्कूल. दैट्स व्हाई हिज यूनिफॉर्म रिमेन्ड इनकम्प्लीट. बिकॉज ऑफ द वार की वजह से राशनिंग वाज इन प्लेस. राशनिंग दैट मीन्स ईटेबल्स, खाने पीने की चीजें.
allowing someone to have only fixed amount of thing. राशन लेने में जो कुछ चीजें होती हैं फिक्स्ड होती हैं वो मिलती हैं वाज इन प्लेस, तो वो चीजें उसको मिल जाया करती थी. दैट मीन्स दे वुड गेट सम अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स एज दे हैड राशन. And most schools had relaxed their attitude towards proper uniform. और ज्यादातर स्कूलों ने क्या किया हुआ था, रिलैक्सेशन दिया हुआ था. their attitudes, अपने एटीट्यूड्स में, अपने नॉर्म्स में, अपने रूल्स में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया हुआ था टुवर्ड्स प्रॉपर यूनिफॉर्म. नोइंग हाउ, यानी प्रॉपर यूनिफॉर्म में थोड़ी बहुत कमी चलती थी क्योंकि उन्हें मालूम था, नोइंग हाउ हार्ड इट वाज टू ऑब्टेन क्लोथ्स. उन्हें मालूम था कि कपड़े उस समय वर्ल्ड वार के टाइम में पेरेंट्स के लिए कंप्लीट यूनिफॉर्म अफोर्ड करना कितना डिफिकल्ट होता था. द नरेटर सेज दैट ऑल्दो हर मदर ट्राइड हर बेस्ट टू हैव कंप्लीट यूनिफॉर्म बट देयर वाज वन अदर shortage. It remained incomplete. She had not prescribed blue colored blazer of school. Although there was some relaxation given by the school, as school management knew well that it was a very tough period of World War. Okay, so for the parents it was very difficult to obtain all the things of uniform. Okay, students, today I will stop here. Next day I will begin from next paragraph, that is nevertheless. So till then prepare, revise this passage, revise the topic that is explained today again and again, and try to understand the meanings, try to write explanation Hindi as well as English on yourself. Students, if you try to understand well explanation, that means अगर आपको पूरी तरीके से उसकी मीनिंग आ जाती है, पूरी समरी आ जाती है, स्टोरी आ जाती है, then it is not difficult for you to answer any question which is asked by your teacher. Okay, thank you for attending the class of today. Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class, we have completed till question number 3 of exercise 1D. Okay. Today we will be doing question number 4, which is saying insert 10 rational numbers in between -3/4 and 5/6. ठीक है. अभी तक आपको 5 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स, 1 रेशनल नंबर इंसर्ट करना था. अभी आपको इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ 10 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. प्रोसेस ऐसे ही रहेगा. सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लोगे. और डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द रेशनल नंबर्स. सो इट विल बी एलसीएम ऑफ 4 and 6. एलसीएम ऑफ 4 and 6 विल बी इक्वल टू 12. ठीक है. ठीक है, एलसीएम आप अलग से भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एलसीएम विल बी 12. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि इनके डिनोमिनेटर्स को आपको 12 बनाना है. 12 बनाना है तो 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3 एंड सिमिलरली यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर पार्ट विद 3 एज वेल. ठीक है. तो यहां पे इट विल बी -3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है. ऐसे इसको बनाना है 12 तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट विल बी 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. तो इट विल गिव अस -9/12 and 10/12. ठीक है. Now you can see that there are enormous number of rational numbers in between -9/12 and 10/12. ठीक है. क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो अगला रेशनल नंबर जो इनके बीच में आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा. या आप कर सकते हो कि -8/12 आएगा. ठीक है. उसके बाद -7/12, नेक्स्ट -6/12, then -5/12, then -4/12, -3/12, -2/12, then -1/12, then 0, then
1/12 डैश करते हुए 9/12, ठीक है। तो इतने सारे रेशनल नंबर्स आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में दिखाई दे रहे हैं और इन सब में से आप कोई भी 10 क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली 10 रेशनल नंबर्स ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द इंसर्शन ऑफ 10 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी आप ऐसे ही कर सकते हो, बिकॉज़ उसमें 12 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो ऐसे करोगे, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे, कैसे, एलसीएम लेकर के, उसके बाद यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ठीक है। सो इस तरीके से देयर इज कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रेशनल नंबर्स। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो रेशनल नंबर है दैट हैज बीन कंप्लीटेड। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में सबसे स्टार्टिंग में आपको ये जानना जरूरी है कि एक्सपोनेंट्स का फॉर्म क्या होता है। तो पहले आप लिखोगे फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि पहले एक नंबर होगा, सपोज x, और उसके इस तरीके से ऊपर पावर लिखी होगी, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई चीज लिखी है, सो दिस इज कॉल्ड द बेस, this is the base and this is called the exponent. This is base and this is called the exponent, और या इसी को आप बोलते हो पावर, ठीक है। So for example, you are provided with the exponential form 2 to the power 4. तो majority of people commit a mistake in solving this. They used to write 2 multiply by 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 multiply by 4 नहीं करना, you have to multiply 2 4 times, ठीक है। तो that means it is 2 multiply by 2 multiply 2 multiply by 2. So ultimately it is 2 is being multiplied 4 times and you will get the answer 2 to the 4 to the 8 to the 16. So 16 will be the answer, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स का मतलब है दिस इज द बेस, एक नीचे वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड द बेस, और उस पे एक पावर होगी, उसको आप एक्सपोनेंट बोलते हो या पावर बोलते हो, ओके। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज सपोज यू आर प्रोवाइडेड विद 1/p to the power -1, ठीक है। You are provided with the form 1/p to the power -1, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो कभी भी अगर पावर नेगेटिव नजर आए आपको तो क्या करना होगा, यू हैव टू चेंज द पावर इनटू पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। तो पॉजिटिव फॉर्म में करने का तरीका क्या होगा, इस नेगेटिव पावर को आप अंदर लाओगे, इट विल गिव अस 1 to the power -1/p to the power -1, ठीक है। और 1 का कोई भी पावर हो जाए, द आंसर ऑलवेज कम्स आउट टू बी 1, सो इट विल बी 1/p to the power -1, which will ultimately give us p to the power +1, है ना। तो जब भी नेगेटिव पावर हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, नंबर का सीधे रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। अल्टीमेटली यू हैव टू डू द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल अपन लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज रिटन 5/7 to the power -2, ठीक है। तो क्या करना होगा, मैंने कहा अल्टीमेटली आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो ये 7 ऊपर हो जाएगा एंड 5 विल कम डाउन और पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो इट विल गिव अस 7/5 to the power +2, ठीक है। तो whenever the gist of the thing is, whenever you are provided the negative power, you just have to reciprocal the given what base, है ना। बेस को रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द रूल्स, ठीक है। अब जो मेन है दे आर द रूल्स, ठीक है। रूल्स से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग रूल्स में जो फर्स्ट रूल है दैट इज इफ यू आर गिवन विद एनी काइंड ऑफ बेस एंड द पावर इज इक्वल टू 0 ऑफ दैट बेस, दैट इज फॉर एग्जांपल x to the power 0, ठीक है। सो आंसर विल ऑलवेज बी 1, ठीक है। तो किसी भी नंबर का सपोज 2 to the power 0 आंसर 1, सपोज -5 to the power 0 आंसर विल बी 1, ठीक है। तो यहां से ये पता चलता है हमें कि कोई भी whether it could be a variable or it could be a number या नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, अगर किसी भी वेरिएबल या नंबर के ऊपर पावर 0 है तो अल्टीमेटली आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। चाहो तो फ्रैक्शन ले लो ना, 4/5 इसका पावर 0 है तो भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। एक यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है कि 0 to the power 0 क्या होगा, व्हाट विल बी 0 to the power 0, ठीक है। तो इसके लिए यू विल बी स्टडीइंग द थिंग्स इन योर हायर क्लासेस, ठीक है। तो अभी इसको आप एग्जाम कर सकते हो।
अगर आपके दिमाग में ये आता है कि 0 टू द पावर 0 क्या होगा, तो आप अभी इसको क्या करते हैं, एग्जाम कर दो। दिस इज थोड़ा फर्दर काइंड ऑफ थिंग व्हिच विल बी टोल्ड यू इन क्लास 11, ठीक है। तो अभी ये है, अगर किसी भी नंबर या किसी वेरिएबल की पावर 0 दिखती है तो आंसर दैट कम्स आउट टू विल बी 1, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट रूल। व्हाट इज आवर नेक्स्ट रूल? रूल नंबर 2। ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। सपोज यू आर गिवन विद x टू द पावर m मल्टीप्लाई विद x टू द पावर n, ठीक है। मैंने कल बताया कि जब भी आप किसी भी फॉर्म को लिखते हो तो एक बेस होता है और दूसरा पावर होता है। इस वाले नंबर पे बेस x है और पावर m है, इस वाले नंबर पे बेस x है अगेन और पावर n है। मतलब यहाँ से बोल सकते हो कि दोनों में जो बेस है दैट इज सेम। तो यू विल से बेस जो है कितना है, सेम दोनों, ठीक है। और अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इट विल गिव अस x टू द पावर m प्लस, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट। अगर ऐसे लिखा है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मूविंग फर्दर टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सेज if it is written x to the power m upon x to the power n, ठीक है। अभी तक क्या था, मल्टीप्लिकेशन, नाउ इट इज डिवीजन, ठीक है। तो अब फिर देखो आप बेस कैसा है, सेम, और क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो क्या करोगे आप, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इट विल गिव अस x to the power m minus n, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज लिखा है 5 to the power 8 upon 5 to the power 6, तो आंसर विल बी 5 to the power 8 minus 6 that is equal to 5 to the power 2 that is 25, ठीक है। कंफ्यूजन बच्चों को इनमें तब हो जाता है जब नेगेटिव पावर्स आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू आर गिवन विद एग्जांपल 5 to the power -7 upon 5 to the power -2, ठीक है। ऐसे लिखा 5 to the power -7 upon 5 to the power -2। मैंने बोला डिवीजन में बेस अगर सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इट विल गिव अस 5 to the power -7 then -9 and then -2, है कि नहीं। तो पावर अपने आप में -2 है, हमको सब्ट्रैक्ट भी करना है तो बीच में साइन लगेगा माइनस का और पावर -2। so it will give us 5 to the power -7, this minus minus will be +2, so answer will be 5 to the power -5 and that will be your answer। यहाँ से एक चीज और आप समझ सकते हो, मैंने हमेशा बताया आपको कि पावर को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है आपको। तो अल्टीमेटली क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/5 to the power +5, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल से आपने कई चीजों को कवर अप कर लिया। सो दिस इज द रूल नंबर 2। अगर बेस सेम है, डिवीजन इज बीइंग कैरिड आउट, देन द पावर्स विल बी यूजुअली सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, that is rule number 4, okay. What does rule number 4 say? Rule number 4 says if somewhere it is written x to the power m and it is enclosed in a bracket and after the bracket is written n, ठीक है। ऐसे फॉर्म लिखा हुआ है x to the power m then bracket whole to the power n, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, कर दोगे x to the power m multiply by n, ठीक है। तो कभी भी ब्रैकेट आपको ऐसे लिखे, you have to just multiply the powers, so it will give us x to the power n, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 to the power 2 and after it is written 3, it will give us 2 to the power 2 multiplied by 3 that is equal to 2 to the power 6 and we know that 2 to the power 6 means 2 is being multiplied 6 times, ठीक है। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 and hence 64 will be your आंसर, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। ऐसे होगा तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ अभी के लिए एक लास्ट रूल और, कभी कभी ऐसे लिखा होता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। समटाइम्स इट इज रिटन 2 to the power 2 to the power 3, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि पावर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है। पावर्स को कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब यहाँ पे ब्रैकेट गिवन होता है, ब्रैकेट इज नॉट गिवन, दैट मींस 2 की पावर 3 है, मतलब यहाँ पे अगेन 2 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस 2 to the power 2 into 2 into 2, ये जो लिखा है 2 की पावर को कितना रेज करना है, 3 रेज करना है, तो इट विल बी 2 into 2 into 2 which will ultimately give us 2 to the power 8, है ना। फिर उसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं।
ठीक है. So this is the end of the basics of your chapter called exponents. I don't think इसमें अभी कोई problem होगी आपको आगे exercise solve करने में, ठीक है. तो in the next class we will be starting with our exercise 1. Thank you. Welcome to my online classes for class 8th and subject is chemistry. In previous video we did the topic that is physical change, and today I am going to start second topic that is chemical change. Before starting this, I will again repeat what is physical change. Physical change is a type of change in which no new substance is formed and the composition is same throughout the change, and the change can be reversed in their previous position, and a little amount of heat is required or absorbed during the change. So that is all about the physical change. Now I am going to start what is chemical change. It is just opposite to physical change. So chemical change is the change in which new substance is formed, composition will be changed, and it is not reversed. It means it does not achieved in their previous position, and a lot of heat required in the change. During the change, lot of energy absorbed. A new substance is formed, that is known as chemical change. A change which alters the specific properties of substance. It means this type of change completely changes the specific properties of particular substances and bring a change in its molecular composition, and that is known as chemical change. When molecular composition converted, change, then that change is known as chemical change. For example, burning of paper. It's converted into that pieces, and that pieces does not convert into their original form by after burning. So this is the example of chemical change. And other examples are cooking of food, formation of curd from milk, germination of seeds, rusting of iron, and boiling of eggs or roaching of eggs. So these are the some examples of chemical change. So what are the characteristics of chemical change? So number one characteristics is new substance are formed in chemical change. Okay. Number next characteristic is not reversed. Chemical change cannot be reversed in their original position, in their previous position. And during the change, weight is also changed in during the reaction. And number next characteristic is lot of heat energy is absorbed during the chemical change. So this is all about the chemical change. And I give you one question. Write the difference between physical change and chemical change. So I hope you write well. What is the difference between chemical change and physical change? Okay, I am going to explain. What is physical change? Physical change is the type of change in which no new substance is formed. And what is chemical change? Chemical change is the type of change in which new substance is formed. Okay. Second difference is in physical change, composition is not, molecular composition of substance does not change. And in chemical change, molecular composition of substance is changed. Okay. What is the third definition? Physical change can be reversed and chemical change does not reversed. Fourth difference is in physical change, small heat is required during the change. In chemical change, a lot of heat required during the change. So these are the difference of physical and chemical change.
Also draw the diagram also of physical change and chemical change, and write the at least one example of physical change and chemical change. Thank you and have a nice day. A cheerful morning, my dear students. Welcome to Sivaji Group of Institutions online classes. And this is your biology class. And my today's topic is transpiration. So, students, as you know that root absorb water from the soil through the root hairs, and root continuously absorb the water from the soil. So there is a means root absorb excess water from the soil by for means required then the required amount for its various activities. What happened to the excess water? This excess water is lost or given out by the plants. So this loss of water, the loss of water in the form of water vapor through stomata of leaves is called transpiration. Means the excess water is lost in the form of water vapor through stomata, and these stomata, stomata of leaves means these stomata are present at the lower surface of the leaves, and the excess water in the form of water vapor is lost through these stomata of leaves is called transpiration. The whole process is called transpiration. So we can say that there is a relationship between the absorption of water and transpiration. One more thing, students, this transpiration always take place against to the gravity. Students, Earth has a force called gravitational force. That's why Earth attract everything towards it because of gravity. But this transpiration take place against to the gravity. Means transpiration occurs. Suppose that this is a plant, and this is the Earth. The force Earth has a gravitational power, that why it attracts everything towards it like this. But this transpiration occurs or take place in this direction. Okay, so it always take place against to the gravity. Students, one more thing, there is a relationship between absorption of water and between the transpiration. What is the relationship between transpiration and absorption of water? As the root absorb more water, means greater the absorption of water is the greater the rate of transpiration. The more water is absorbed by the root, the more water is lost by the process of transpiration. So this is the relationship between absorption of water and transpiration. How this transpiration take place? Students, you know that the root hairs absorb water from the soil through by the process of osmosis. And what is osmosis? The movement of water molecules from high concentration region to low concentration region is called osmosis. In the process of osmosis, root hair absorb water from the soil. And when the root hair absorb the water from the soil, then this water is diluted into the cell sap, and there is a suction force is created in the leaves of a plant. Because of this suction force, the leaves, the root absorb more water, and then this water go to the xylem of roots. Then because of the suction force, the water moves from the xylem of roots to the stem,
to the stem and then to leaves. So this movement of water from the xylem of roots to the stem and to the leaf is called transpiration pull or transpiration, or it is also called transpirational stream. So this process, this movement of water from the xylem of roots to the stem and then to the leaves is called transpirational pull or transpirational stream. So students, if the loss of water in the form of water vapor is more, means transpiration rate is very high, then the absorption of root from the root hair is, then what happen? If the transpiration rate is high and the plant doesn't take as much as more water absorb, then the parts of a plant like flower, leaves, stem to droop, and this process, this is called wilting, means plants, all the plant parts of a plant like flowers, stem, leaves are droop and becomes yellow. So this is called wilting. And now what is the importance or significance of transpiration? So the importance or significance of transpiration is, first is cooling effect. Cooling effect, as you know, there is a loss of water in the form of water vapor, means this is the process of evaporation of water. The transpiration is the process of evaporation of water, means the water is converted into the water vapor. So by this process, the water is released in the form of water vapor into the atmosphere, that increase the cooling effect in the atmosphere. Because normally you feel this cooling effect when you stand under the tree on the hot summer days. You feel cool. Why? Because of this transpiration process. Because continuously there is a loss of water in the form of water vapor. That's why in the atmosphere there is a water vapor are present that create. And the second function of or importance of the transpiration is transport of the second importance. You know that transpiration is the loss of water in the form of water vapor. If there is no loss of water take place by the plant body, so there is no or a little absorption of water and minerals from the soil by the root hairs, because there is already water is present in the plant body. So there is the cell dilute the water and it absorb the water and minerals doesn't take place. So there is a continuously, because of the transpiration, there is a continuously absorption of water and minerals from the soil, and there is a by the result of this process, there is a continuously loss of water in the form of water vapor. So it fulfill the demand of the plant of the water and minerals. Because you know that the plant required water and minerals for the production of food. So this demand is fulfilled by the absorption of water and minerals by the root hair from the soil continuously. So there is a production of food which is also transported by the phloem tissues. So these processes are actually related to each other. So if there is no transpiration, there is no further absorption of water and minerals from the soil. There is no transportation of food. It also helps in transportation of food. Making the food means the process of photosynthesis and required to fulfill the requirement of water and minerals. This is the significance or importance of transpiration. We will discuss about the factors that affect the transpiration in our next class. Thank you, students. Have a nice day. A very good morning, students.
and drainage system. And now today I will continue the same chapter. And today I am going to teach representation of vegetation. This is a symbol of vine art on trellis. ये किस चीज का symbol है बच्चों? Trellis का. Now this symbol indicates grass. The presence of grass indicates posture and occupation as grazing. तो बच्चों किसी भी जगह में grass का presence किस चीज को indicate करता है कि posture चला कहाँ को और वहाँ का occupation क्या है grazing. Now next open scrub. Open scrub indicate desert or semi desert condition. तो open scrub किस चीज को indicate करते हैं बच्चों? Desert को या semi desert condition को indicate करते हैं. Now next symbol is Now next symbol is this symbol indicate conifers. Conifers क्या होते हैं बच्चों? Found in cooler highlands. ठंडे प्रदेशों में ये पाए जाते हैं. Now next symbol is bamboos. Found in area of scanty rainfall. तो ये किस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, very less rainfall. Now next symbol indicate deciduous. Found in central India. तो ये भी कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? Central India में पाए जाते हैं. Now next symbol is salvatry. Now next symbol is salvatry. Salvatry. This symbol indicates serve as a prominent survey point shown in black. तो ये क्या है बच्चों? एक prominent survey point होता है जिसको कि black कलर से मैप में शो किया जाता है. Now next is dense forest. Dense जंगल या dense forest. Dense forest may be indicated on hilly region. तो ये कहाँ पे पाया जाता है बच्चों? Hilly region में, मतलब बहुत ठंडे प्रदेशों में ये पाया जाता है. Now next is an open jungle. An open jungle. This symbol indicates moderate rainfall. तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है बच्चों? कि moderate rainfall हो रही है, इक्वल बहुत ज्यादा भी बारिश नहीं हो रही, बहुत कम भी बारिश नहीं हो रही. Moderate rainfall. Now next is PF. What is PF? Protected forest. What is PF? Protected forest. These forests are planted by the government
sheet rock, rock outcrop, sand dunes region, and stone quell. Now the following signs are simply shown marked on the map. कुछ ऐसे साइन भी होते हैं जो मैप में simply शो होते हैं, जैसे कि नाका, an outpost where tax or toll is collected. तो ऐसी जगह, ऐसी पोस्ट जहाँ पर टैक्स और टोल को कलेक्ट किया जाता है. Now next is प्याऊ. प्याऊ a place where drinking water is available. तो प्याऊ ऐसी जगह है जहाँ पे drinking water available होता है. Viaduct a bridge like structure carrying railway or a road. तो ये क्या होता है बच्चे? ब्रिज के टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो किसको कैरी करता है? रेलवेज को और रोड को. Now next symbol is embankment. 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 Embankment क्या होता है? A bend or mound constructed along a tank or artificial tank to prevent flooding. तो ये एक तरह का artificial tank होता है जिससे बनाया जाता है to prevent flooding, बाढ़ को रोकने के लिए. Now next symbol is खेड़ा. खेड़ा means it indicates a village. It indicates a village. Now next symbol is forest rest house. Forest rest house. It is used as accommodation for forest officers on duty. तो forest officer जो ड्यूटी पे लगे होते हैं उनके लिए घर बनते हैं, forest rest house उनको कहते हैं. Now next is reserve forest. Reserve forest. बच्चों रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट वेयर ट्री फेलिंग इज प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट. तो ऐसी जगह, ऐसे फॉरेस्ट जहां पर पेड़ों को काटने की सख्त मनाही होती है, गवर्नमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. तो पीपल कैन नॉट एंटर इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड कट द ट्रीज. So it is called reserve forest. So student, here are the list of conventional sign and symbol used on survey map, on a topographical map, and this list is called legend. और इस लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? Legend कहते हैं. So students, I am going to teach vocabulary of this chapter. First, cartography. As I already told you, what do you mean by cartography? An art of map drawing which represent the world and its features on a flat surface. तो बच्चों मैप ड्राइंग की आर्ट जिसमें कि क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? वर्ल्ड और उसके फीचर्स को, that is called cartography. So what do you mean by cartography? Art of making map is called cartography. Now next is scale. What do you mean by scale? A scale is a measuring line, a ratio between a distance measured on the map and the corresponding distance on the surface connecting two given points represented by the same unit. There are two types of scale. Distance can be measured by the scale in three ways: verbal scale, representative fraction, and graphic or linear scale. There are two types of scale: large scale and small scale. Large scale map show small area in great detail. On the other hand, small scale map show large area in less detail. And distance can be measured by scale. तो मैप में डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है बच्चों? स्केल से मेजर किया जाता है. There are three ways. First, verbal scale. Verbal scale में क्या होता है? In this method, scale is measured by words. Example: 1 centimeter represent on the map 50 kilometer on the ground. Now next is representative fraction, जिसको कि हम लोग numerical fraction भी बोलते हैं. तो this method is also called numerical fraction. The formula of RF is representative fraction is distance on the map upon distance on the ground. And now third method is graphic or linear scale. This represents the relation
को भी पोर्ट्रे करता है। एंड नाउ कॉन्टूर। कॉन्टूर क्या होता है बच्चों? लाइन ड्रॉन इन ब्राउन, इसको ब्राउन कलर में ड्रॉन करते हैं कॉन्टूर लाइंस को, और ये क्या शो करती है बच्चों? ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल हाइट्स अबव द सी लेवल। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टूर इंटरवल। कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है? द डिफरेंस in elevation between successive contours is called the contour interval. So next is settlements. Settlements में there are three types of settlements, and settlements are shown in red color on the map. There are three types of settlement. Nucleated settlement. तो nucleated settlement में क्या होता है बच्चों? Permanent huts shown in cluster grouped together or close together. तो इसमें जो huts होती हैं वो एक दूसरे के साथ सटी हुई नजर आती है, क्लस्टर टुगेदर और ग्रुप टुगेदर। नाउ सेकंड टाइप ऑफ सेटलमेंट इज लीनियर सेटलमेंट। तो लीनियर सेटलमेंट में क्या होता है? परमानेंट हट शोन इन आइदर साइड ऑफ रिवर और रोड एंड प्रोवाइड सर्विसेज। तो लीनियर सेटलमेंट में रिवर क्या कहते हैं, मेन रोड के एक साइड में ये सेटलमेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्कैटर्ड सेटलमेंट। परमानेंट हट शोन इन डिस्पर्स मैनर। तो इसमें क्या होती है? परमानेंट हट्स scattered होती है, बिखरी होती है, they are not close to each other. So these are three types of settlement. And the last is conventional sign and symbol. तो conventional sign and symbol क्या होते हैं बच्चों? Natural and man-made features depicted on the map by using some sign and symbols. These are universally accepted. तो कुछ ऐसे sign और symbol map में होते हैं जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेंशनल साइन और सिंबल कहते हैं। और अ लिस्ट ऑफ कन्वेंशनल साइन और सिंबल इज कॉल्ड लेसन। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, yesterday I have taught you chapter first, a period of transition. A period of transitions means in medieval age. In medieval age, many changements या many developments happened in Europe. Now, students, I have taught you the many topics of these chapters. Now students, today I will teach you major inventions. Major inventions, according to major inventions, I have taught you कि many inventions happen या many inventions developed in that times. कि James Hargreaves यानी James Hargreaves inventing a spelling jelly in that time. मैंने Charles Hargreaves invented a spelling jelly, and Arkwright and Crompton both work at this machine. At last, the spelling jelly invented as a successful machine which invented cheaper and finer thread. Students, in that time many यानी Crompton यानी Cartwright invented a machine. माने Cartwright invented a machine that is called power loom. Power loom is run by water. Power loom machine worked as in spinning jelly. After that, James Watt invented a steam engine in that time. Thus we say the medieval period is the transition period of the Europe, because many inventions developed in that time in Europe. After that, in that time, England import the raw cotton from other countries and made cheaper and profitable cloths in that time. Now, the major inventions in 1814, George Stephenson developed a steam engine to haul coal
from mines. Thus we say in 1814 George Stephenson developed the steam engine. यानी जॉर्ज स्टेफेंसन 1814 में डेवलप द स्टीम इंजन टू हॉल मतलब गेट, प्राप्त करने के लिए, कोल फ्रॉम माइंस माने विच कोल फ्रॉम माइंस टू पोर्ट्स बाय द रेलवे. Thus we say the coal is used for the ports by the railway. Now in 1830 यानी 1830 the first railway train began to carry passengers. Now we would talk about that and we would discuss about that. In 1830 the first railway train began to carry passengers and freight from Liverpool to the Manchester. In 1830 first time या first railway began to carry माने पहली बार रेलवे जो थी carry to some passenger at freight from Liverpool to Manchester. Now students, we discuss कि these events या these happens were followed by a great wave of railroad. यानी the construction of railroad in England and United States. यानी the construction of railroad in England and United States started in that time. Now, construction of the railroad and the railways need to the transport raw materials. Thus we need to raw materials for any manufacture. Thus we say manufactured product led to the improvement of roads. But improvements of road because the roads were in that time very busy, very weak, and digging the canals in England and other countries because industrialization या industry के लिए in that time need to water and transport because the product of the industry how they reach to the market. So need to the transport need to the transport because in that time for the industry we need to transport raw materials because raw materials without raw materials how we produce any product. So we need to raw materials and manufactured product led to the improvement of roads. Many products led to the improvement of roads because every industry have to need that time foreign water. So in England and other countries had to digging of the canals for supply of the water because many industry is situated in the bank of river and the canal for the supply of water. MC Adam devised the method of making pakka and mechanized road. Yani the Adam devised the suggested to in that time ki method of the making in pakka road. Yani that time need to the transport as a pakka road because the transport to expand the facilities from the transport because ki expand to the facilities of transport the many transport in that time in by the water. So the expand of the facilities of transport ki much cheaper than the overland because the water transport is cheaper than the roads than the overland roads. So England began connecting rivers and lakes with the canal. So to the water supply of the water every industry need to the supply of water. So England and many countries began to need to water and connected to this supply of the water from river and canals.
Thus we say industry need to the transport and water supply in that time very necessary, a very now students, we talk about in progress in textile industry. Progress in textile industry, in that time England imported the raw materials in many countries, but in that time England imported as a 50 millions raw materials of cotton. Then after in 1783 in 500 millions. But after in 18th century, England imported the raw materials या cotton materials in 500 millions, and that of this year. Now we talk about the progress in textile industry, कि how textile industry improvement at a time. So we talk about in 1773, but 1773 यानी John Kay invented the inventions यानी flying shuttle as a machine which increased the speed of weaving. In that time the textile यानी the textile were increased या produced by the hands, but after the flying shuttle it increased the speed of weaving. But 1764 में James Hargreaves spinning jerry, but he invented the spinning jerry. The result is that he made it possible to spin your yarn on 8 spindle at a time. This machine produce 8 spindle at a time, and spinning is very faster, and the spinning power is very faster. In 1769 called Arkwright invention the water frame, that a machine, that a weaving machine, it is called a weaving machine, which marked with the water power, which is marked by the water power. It had several rollers, and this machine connected with several rollers and contributed to the establishment of a large factories. After the inventions of this machine, the factories established at the large scale. In 1779, Samuel Crompton invented a machine that is called mole. This machine is combined the mechanism of the spinning. This machine is combined as the spinning and ginning and water frame, and the made a new machine is called, the both machines is included in a new machine called a mole. It increased the speed of spinning and made production. Thus we say the production of the textile is very increased in that time. Thank you for attending this class. स्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 2 शैक्षिक यात्रा का रिमेनिंग पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले शैक्षिक यात्रा में 2 पैसेज का अर्थ आप लिख चुके होंगे। ये 3rd पैसेज है। स्टार्टिंग में आपने संदर्भ भी लिखा होगा। संदर्भ एक ही बार लिखना है, ये मैं बार बार बताती हूँ, ठीक है। संकेत आप जितने बार अर्थ लिखेंगे उतने बार डालेंगे, लेकिन संदर्भ स्टार्टिंग में बस एक बार। तो ये तीसरा संकेत है बच्चों, कक्षाध्यापिका से लेकर के गच्छामि तक। इसमें आप मनाली नगर, जो कि एक पर्वतीय नगर है, उसकी यात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं कि बच्चे कैसे मनाली नगर की यात्रा के प्रति उत्साहित हैं।
तो देखिए, मनाली नगर के बारे में कक्षा अध्यापिका बच्चों को कैसे बता रही है। कक्षा अध्यापिका ना नहीं परम एतत् चित्रम पश्यत। बच्चे पूछते हैं ना क्या वहां बर्फ भी है, तो कक्षा अध्यापिका कहती है ना मीन्स नहीं, परम मीन्स परंतु, एतत् चित्रम पश्यत इस चित्र को देखो, नहीं कॉमा लगाइए उसके बाद, परंतु इस चित्र को देखो। इदम रोहतांग पास नामकम स्थानम अस्ति। इदम मीन्स यह, रोहतांग पास नामक स्थान है। अत्र मीन्स यहाँ, हिमाच्छादिता दीर्घ संधि है, हिम प्लस आच्छादिता। हिम मीन्स बर्फ और आच्छादिता मीन्स ढकी हुई, बर्फ से ढके हुए या बर्फ से ढके हुए। अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ बर्फ से ढके हुए पर्वत है या बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। जनाः लोग, अत्र मीन्स यहाँ, लोग यहाँ, हिमे यहाँ बर्फ पर, जनाः अत्र हिमे विविधा क्रीडाः क्रीडित्वा। लोग यहाँ बर्फ में अनेकों प्रकार के खेल, विविधा क्रीडा अनेकों प्रकार के खेल, क्रीडित्वा मीन्स खेलकर, अति प्रसन्नाः भवन्ति बहुत प्रसन्न होते हैं। लोग यहाँ बर्फ में अनेकों प्रकार के खेल खेलकर बहुत प्रसन्न, भवन्ति मीन्स होते हैं। इदम स्थानम यह स्थान, मनालीतः मनाली से, बच्चों यहाँ पंचमी है, मनालीतः इट मीन्स मनाली से, प्रायः 63 किलोमीटर इतम दूरे अस्ति। प्रायः 30 किलोमीटर दूर है, 63 मीन्स 30। यह स्थान मनाली से प्रायः 30 किलोमीटर दूर है। अत्र मीन्स यहाँ, ओक्सीजनस मीन्स ऑक्सीजन का, अभावा भवति अभाव होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ ऑक्सीजन का अभाव होता है, अतः इसलिए जनाः लोग, अत्र मीन्स यहाँ, बहुकालम न तिष्ठन्ति बहुत समय तक नहीं ठहरते हैं या बहुत समय तक नहीं रुकते हैं, इसलिए लोग यहाँ बहुत समय तक नहीं रुकते हैं। नहीं, कक्षा अध्यापिका नहीं, परंतु इस चित्र को देखो, यह रोहतांग पास नामक स्थान है, यहाँ बर्फ से ढके हुए पर्वत है या पहाड़ है। लोग यहाँ बर्फ में अनेकों प्रकार के खेल खेल कर, क्रीडित्वा खेल कर ही लिखोगे बच्चों, यहाँ कत्वा प्रत्यय है जो कि कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी खेल कर। लोग यहाँ बर्फ में अनेकों प्रकार के खेल खेल कर अति प्रसन्नाः भवन्ति बहुत प्रसन्न होते हैं। इदम स्थानम यह स्थान मनाली से प्रायः 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसलिए लोग यहाँ बहुत समय तक नहीं रुकते हैं। ठीक है, आगे देखें। सर्वे छात्राः सभी छात्र, महोदय वयं भ्रमणाय कदा गच्छामः। महोदया, वयम मीन्स हम, भ्रमणाय घूमने के लिए, कदा कब, गच्छामः मीन्स जा रहे हैं। महोदया हम घूमने के लिए कब जा रहे हैं। कक्षाध्यापिका, वयम मई मासस्य 20 तारिकायां गच्छामः। हम मई महीने की 20 तारीख को जा रहे हैं। तारिकायां तारीख, 20 हम मई महीने की 20 तारीख को जा रहे हैं। ये भी जो संस्कृत में ये का मतलब होता है जो, ठीक है। ये के अभी जो कोई भी, छात्र गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं, जो कोई भी छात्र जाना चाहते हैं, ते वे माता पितृभ्याम अनुमति पत्र आनयन्तु, वे माता पिता से अनुमति पत्र लेकर
आए, आनयन्तु लेकर आए। 1,000 रूप्यकाणि चा, और 1,000 रुपए भी दे, और 1,000 रुपए दे। कार्यक्रमः तो सुनिश्चितः एव, कार्यक्रम तो सुनिश्चित ही है। बेटा यह अपी होगा मेरे ख्याल से, एक मिनट जरा देखें। हाँ, ये यहाँ पर चा धन अपी है, चापी। वे माता पिता से अनुमति पत्र लेकर आए, और चापी मीन्स संधि है चा प्लस अपी, अपी मीन्स भी, ठीक है। और 1,000 रुपए भी यच्छन्तु मीन्स दे, और 1,000 रुपए भी दे। कार्यक्रमः तो सुनिश्चितः एव, कार्यक्रम तो मीन्स तो, कार्यक्रम तो निश्चित ही है। हम मई महीने की 20 तारीख को जा रहे हैं। जो कोई भी, के अपी, के प्लस अपी, ये देखिए ये पूर्व रूप संधि है, के प्लस अपी, कोई भी। तो जो कोई भी छात्र जाना चाहते हैं वे माता पिता से अनुमति पत्र लेकर आए और 1,000 रुपए भी दें। कार्यक्रम तो निश्चित ही है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र। अतिशोभनम, बहुत सुंदर। वयम अस्य पर्वती नगरस्य यात्रां प्रति अति उत्सुकाः स्मः। हम इस पर्वती नगर की यात्रा के प्रति, या हम इस पहाड़ी नगर की यात्रा के प्रति अति उत्सुकाः स्मः, बहुत उत्सुक है। हम इस पहाड़ी नगर की यात्रा के प्रति बहुत उत्सुक है। वयम, हम, श्वः एव, कल ही। अनुमति पत्रमानि आगमिष्यामः, अनुमति पत्र लेकर आएंगे। आगमिष्यामः, आएंगे। रूप्यकाणि चापि दास्यामः, और रुपए भी देंगे। दास्यामः, देंगे। बहुत सुंदर। हम इस पहाड़ी नगर की यात्रा के प्रति बहुत उत्सुक है। हम कल ही अनुमति पत्र लेकर आएंगे और रुपए भी देंगे। कक्षाध्यापिका, अस्तु, ठीक है। अधुना कालांशः समाप्तः, अब कालावधि समाप्त हो गई है। अहम गच्छामि, मैं जा रही हूँ। कक्षाध्यापिका, ठीक है, अब कालावधि समाप्त हो गई है। कालावधि यानी पीरियड। अब कालावधि समाप्त हो गई है, मैं जा रही हूँ। तो बच्चों इस तरह से ये लास्ट पैसेज आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही इस चैप्टर का पूरा अर्थ ही कंप्लीट हो गया है। यानी इस चैप्टर में आपने शब्दार्थ लिख लिए होंगे और मैंने पूरा अर्थ पढ़ा दिया है चैप्टर का। इसे भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। इसके बाद मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Good morning student. This is class 8E, subject is computer and the second chapter working with Excel. Student, we discussed in previous class how to delete a worksheet, how to insert a new worksheet. Today we discuss how to renaming a worksheet. What is the renaming? Renaming means we change or replace the old name with new name. Okay, old name with a new name. That means कि we can also change the sheet name. Students, you see in previous class worksheet. This is the worksheet. Okay, this is the worksheet. This is worksheet A, B, C, D, E, F, G, and these are the column names and these are the rows name. Okay,
there are sheet. By default, 3 sheets active. 1 sheet, 2, and this is the sheet 3. 1, 2, 3. These are the 3 sheets. 3 sheets are active. By default, 3 sheets are active on a single workbook. Okay. Rename a worksheet. How to renaming? First step. Click on sheet tab button. Suppose that you can click on sheet 1. You click on sheet 1 tab with the help of mouse. Now right click on the mouse button. Right click on the mouse button. Clear? Third step is a pop-up menu display. When you right click on mouse button, pop-up menu display. The pop-up menu display following options. First is new, okay, delete, rename, new or insert. First is insert, delete and rename. And there are so many options. We select rename option. Okay, we select rename option. That means we click on the rename option. Type a new name. Rename. When you press rename option, you will say cursor will blink on sheet 1 tab like this. Sheet 1 and cursor will blink here. Cursor will blink here like this. You type there. Now you can type new name. Suppose that SGOI. Okay. Now we type SGOI and press enter key. Type a new name for the worksheet and press enter key. You will say worksheet is renamed. Okay, student. Now worksheet is renamed. Now the next topic is range. What is the range? How to select a range in a worksheet? Range means, range is a rectangular area. First is this, ki range is a rectangle area in your worksheet. Okay. How to select a range? Range means when we select 1 or 2 or more column. Okay, this is called the range. When we select more than 2 or more columns is called range. Okay, like this. Suppose this is the dark rectangle area. Here. This is the dark rectangle area or blocked rectangle area is called range. It has two or more cells. Okay. It has two or more cells. The address of the rectangle area like this. Suppose the address will be, this cell is B2. Okay. This one is B3. This is B4. This is B5. C2, D2, E2. And this one is C3, C4, C5. This is D3, D4, D5. This is E3, E4 and E5. Okay. So the ranging start or address of the range is,
and the address of selected range is start from the first cell address. First cell address is B2. Okay, first is the B2 and diagonally last cell. Okay, and the diagonally last cell is E5, separated by comma. Okay, this is the cell address of selected range, or this is the selected of rectangle area, that is called the range area or the address of the range. Clear? B2 is the first address of first cell address. This is the first cell address of rectangle area. And E5 is the last cell address of rectangular area. It is called the cell address, or these diagonal cells separated by comma, colon. Okay, that means कि B2 to E5 are the selected range. Okay, students, so you know what is the range and how to define cell range or how to define range address. Now, next topic is naming a range. Naming a range. Naming a range. Next topic is the naming a range. Naming a range means how to define a name with the selected range area. Now, their procedure is, first of all, you select the range. Select the range. Suppose that you select these range. Okay. You select the range and right click of the mouse button. Right click on the mouse button. A pop-up menu will display. एक पॉपअप मेन्यू जो है वो आपका इसी के बगल में डिस्प्ले होगा. ओके, पॉपअप मेन्यू will display on your screen. Clear? And the next point is, in pop-up menu, select define name option. There are so many options. You select only define name. Select define name option. Click. Next, define name. And then when you select define name option, a next window open like this. A next window open. In new window, a name text box. Name text box will appear where you type the name of this range. Suppose that you type list 1. Okay, yeah, you type range 1 or selected areas, anyone. Suppose that we selected area. We write the name selected area and press enter key write the name of selected
selected area in name text box. Name text box. Clear, student? And press OK key. Press OK. Now you will say selected area is named select area when, and these named range name used, or you will say the list of name box. Column heading above name box 2. This is the name box. Okay. Here you click this button and list display ranging of the cell or selected range area. Okay. So student, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.